प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क, अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता के इस कोर्स के इस व्याख्यान में आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट एक मुख्य धारा है और इस मुख्य धारा के तहत आज जिन बातों पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं वह है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या थी, कौन कौन से परिवर्तन इस जो नीति के तहत हुए, इसका क्या परिचय है, क्या रीज़न थे, क्या कारण थे इसको लाया गया। ठीक इसी प्रकार नरसिम्हा राव कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे और उनकी संस्तुतियों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और किस तरह से ये आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लेकर के आता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी पॉलिसी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991 की, जो कि नए आर्थिक सुधारों का एक बहुत बड़ा अंश था। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, बात करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन की और फिर बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। संक्षेप में यूँ तो हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं, किंतु फिर भी हम इस पे संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लिबरलाइजेशन की, और इससे पहले कि हम इन तीनों को समझे हमें यह जानना जरूरी है कि इन सुधारों के पीछे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं वे जो हमारे उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन नए आर्थिक सुधारों को भारत में लाने के लिए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। तो इन दोनों के दूरगामी सोच का परिणाम था कि भारत ने अपने मूल स्वरूप को हम कहेंगे कि फिर से प्राप्त किया। मूल स्वरूप को प्राप्त किया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत हमेशा से एक वैश्विक देश रहा है और वैश्विक देश हमेशा से था तो इसे वैश्विक ही रहना चाहिए। तो हमने अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने दरवाजों को फिर से 1991 में खोला। यद्यपि उस समय कुछ विवशताएं भी थी जिसकी वजह से खोलना हमारी एक आवश्यकता थी, किंतु ये एक विन विन सिचुएशन थी जिसका लाभ हमें भी मिला और विश्व को भी मिला और आने वाले समय में भी मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की। तो जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो जैसा कि इसके नाम से, इस शब्द से हमें एक सूचना मिलती है कि उदारीकरण का अर्थात उदार हो जाना। तो उदार होना, तो किसका उदार होना? मूल रूप से शासन व्यवस्था या सरकार का उदार होना। और किसके लिए उदार होना? तो व्यवसाय के लिए। तो जब शासन या सरकार व्यवसाय और व्यवसायियों के लिए कुछ उदार हो जाती है और अपने नियमों, अपने कानूनों में, विनियमों में उनको कुछ ढील देती है कि वे अच्छे से फल फूल सके, तो इस उद्देश्य से जो भी नीतियां बनी और बनाई जाती है वे सारी नीतियां उदारीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे जो हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह से जो ओनरशिप है, एक समय था जब भारत में पब्लिक एंटरप्राइजेस, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस थे। वे एंटरप्राइजेस थे जिसकी ओनरशिप सरकार के पास थी। तो ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे उपक्रमों को सरकार ने काफी लंबे समय तक चलाया। उनमें से अधिकांश उपक्रम लाभ अर्जित करने में अपने आप को अक्षम पा रहे थे और ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि ये एक दायित्व की तरह से हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना इनको सबल हाथों में सौंपा जाए, इनको निजी हाथों में सौंपा जाए, इनको औद्योगिक घरानों को दिया जाए जो कि इसको अपनी एक्सपर्टीज से आगे बढ़ाए और चलाए। तो कहीं ना कहीं जब ये इस सोच को अमली जामा पहनाया जाता है तो इसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसको दूसरे रूप में विनिवेश भी कहा जाता है या डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जब सरकार
अपने पब्लिक अंडरटेकिंग्स में अपनी हिस्सेदारी को कम करती है या खत्म करती है या पूर्ण रूप से उसका विक्रय कर देती है, तो कहीं ना कहीं ये डिसइन्वेस्टमेंट का सूचक होता है और इसको भी हम प्राइवेटाइजेशन की संज्ञा देते हैं, निजीकरण की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ग्लोबलाइजेशन संक्षेप में हमने पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया। संक्षेप में हम ये कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ देने की प्रक्रिया ही ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है। तो मूल रूप से जो आर्थिक सुधार हुए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसी को हम शॉर्ट में संक्षेप में एलपीजी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये आर्थिक सुधार जो थे एलपीजी के तहत 1991 में, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से इन आर्थिक सुधारों को करना पड़ा, और इन आर्थिक सुधारों के क्या परिणाम हुए और उसके फलस्वरूप आज हम किस स्थिति में हैं? संक्षेप में इन बातों पर हम प्रकाश डालेंगे इस स्लाइड में। तो जैसे हम पाते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, मूल रूप से उसका जो नेचर था वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट लीनिंग थी। जैसा कि हम पिछले व्याख्यानों में समझने का प्रयास कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रकार में हम 3 अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर प्रकाश डाला, जिसमें हम 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं। पहली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट अर्थात पब्लिक और प्राइवेट दोनों को साथ में लेकर के चलती है। और इसमें साथ में लेकर चलने की इस प्रक्रिया में अलग अलग समय पे हमारी अलग अलग प्राथमिकताएं रही है और उसी के अनुरूप हमारी सरकारों ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। तो इसको समझने के लिए जब हम देखते हैं कि हमारी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब हम आगे बढ़े, तो उस समय की मूल आवश्यकता थी, भारत एक गरीब देश के रूप में वहां पर था 1947 के बाद, जिसके समस्त संसाधनों को तमाम तरह के आक्रांताओं ने लूट खसोट करके हमें एक गरीबी की स्थिति में छोड़ दिया, हमें दरिद्रता की स्थिति में छोड़ दिया। तो उस समय की नितांत आवश्यकता थी कि सरकारें सामाजिक हितों पर अधिक ध्यान दे और लाभ पर कम ध्यान दे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने सभी पब्लिक अंडरटेकिंग से कहा कि आपका मूल ध्येय समाज की सेवा होना चाहिए, और प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, ये उनके शब्द थे कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड एंड फॉरगेट प्रॉफिट फॉर फ्यू इयर्स। तो ऐसा उनके उद्गार इसलिए संभवतः थे कि ये उस समय की आवश्यकता थी। तो उस दरिद्रता को दूर करने के लिए, उस विपन्नता को दूर करने के लिए हमें लाभार्जन से अधिक आवश्यक था कि हम अधिक ध्यान दें हमारे सामाजिक हितों पर। तो कहीं ना कहीं उसकी छाप लगभग 1990 के दशक तक हमारी सभी आर्थिक नीतियों में, हमारे पंचवर्षीय योजनाओं में हमको देखने को मिली, और उसके चलते हमारी जो फोकस एरिया था वो सामाजिक हित रहे, और जो लाभार्जन था वह कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो गया। तो इस स्थिति को देखते हुए 1980 के दशक में जब इसको स्वीकार किया गया और नीति निर्माताओं ने ये देखा कि कहीं ना कहीं अब हमें लाभ की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सतत आगे बढ़ना है, सतत विकास करना है, तो उस प्रक्रिया में लाभ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, प्रॉफिट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जो कुछ शुरुआत की ऐसे सुधारों की, आर्थिक सुधारों की, जो कि हमारे आर्थिक निष्पादन को, हमारे आर्थिक परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। तो ऐसे कई सुधार उन्होंने अपने शासनकाल में करने का प्रयास किया, और इसके बाद 1991 में जबकि भारत ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, एक आर्थिक मंदी हमने देखी वैश्विक स्तर पर, उस मंदी के चलते हमारे भारत के पास एक ऐसी स्थिति बन गई थी जब भारत के पास केवल वैश्विक व्यापार के लिए 1 सप्ताह मात्र की फॉरेन करेंसी रह गई थी।
जो कि विदेशी व्यापार या विदेशी ट्रांजैक्शंस के लिए जिस एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए केवल 1 सप्ताह की हमारे पास शेष थी। तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए थे कि कहीं ना कहीं हमें विदेशी व्यापार को पूर्ण रूप से बंद करना पड़ता, जो कि एक बहुत अच्छा सूचक नहीं था। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और उस समय तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इन दोनों ने सलाह मशवरा किया और तमाम अन्य नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों से सलाह विमर्श करने के बाद उन्होंने इस उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से भारत के ऊपर दबाव बनाता रहा था। तो मूल रूप से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत का ये 1991 का दौर था, जब तत्कालीन शासन ने इसको अंगीकार किया और भारत में उदारीकरण के दौर को प्रारंभ किया। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, नई आर्थिक नीति 1991 की, उसके बाद तमाम तरह के आर्थिक सुधार हुए हैं। वर्ष 2025 तक भी हम आर्थिक सुधारों को देखते ही आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार था, जिसके बाद अन्य सभी आर्थिक सुधार उसके एक तरह से सीक्वल कहे जा सकते हैं। क्रमशः एक के बाद एक आने वाले सुधार हो सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ा सुधार था। उन सभी सुधारों का एक जनक जिसको कहा जाए तो 1991 का ये सुधार वही उसी तरह का सुधार था। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस तरह के जो बहुत तमाम तरह की चुनौतियों को देखा, चाहे वो फॉरेन करेंसी रिजर्व की चुनौती हो, चाहे वो हमारे लाइसेंस राज हो, या तमाम तरह की जो समस्याएं हमारे यहाँ के व्यवसायिक प्रतिष्ठान आए दिन जिसका सामना करते थे, वे उन सारी समस्याओं को देखते हुए हमें हमें हमारी वित्तीय नीतियों को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई, और उसके चलते हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अंगीकार किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को स्वीकार किया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई आर्थिक नीति बनाई, जिसको कि जुलाई 24 1991 में सरकार ने लागू किया, और इसका जो मूल उद्देश्य था इसको अंगीकार करने के पीछे, वो था बेसिकली जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक सुदृढ़ बनाना। और जब हम सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1990 के उस दशक की, जब भारत ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, एक वित्तीय संकट देखा, और उस रिफॉर्म और उस वित्तीय संकट से बाहर आने के लिए एकमात्र उपाय था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोले, जिससे कि हम उससे बाहर आ सके। तो इसी का परिणाम था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या नई औद्योगिक नीति या एनआईपी, जो कि वर्ष 1991 में एलपीजी के आउटकम के रूप में हमारे समक्ष आई, जो कि सरकार ने प्रस्तुत की, और उसी के चलते आज हम उद्योग धंधों का जो विकास देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। तो अब जब हम इन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इन रिफॉर्म्स ने बिजनेस को प्रभावित किया, व्यवसाय को प्रभावित किया, विनिर्माण को प्रभावित किया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और इसके साथ साथ वित्तीय सेवाओं को, जो कि इंडस्ट्री के लिए लाइफ ब्लड का काम करती है, उसको प्रभावित किया, और साथ ही इसने समूचे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को चलाने में एक महती भूमिका निभाई। कुछ संस्तुतियां जो नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उन संस्तुतियों की बात करेंगे संक्षेप में। उन संस्तुतियों, यही वे संस्तुतियां थी जो कहीं न कहीं आर्थिक सुधारों का आधार बनी। तो सबसे पहले सेबी की स्थापना को लेकर जो सबसे पहले संस्तुति प्रस्तुत की, वह जिस समिति ने प्रस्तुत की वह नरसिम्हा राव समिति ही थी। तो मूल रूप से 1992 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको हम भारतीय प्रतिभूति विनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यह 1992 में इसको सरकार लेकर के आई, दोनों सदनों से इसको पारित कराया, और इसके बाद सिक्योरिटी रेगुलेशंस भारत में लागू हुए। सिक्योरिटी रेगुलेशंस जो कि स्टॉक या शेयर्स के एक्सचेंज से रिलेटेड जो विनियम थे,
उनका कहीं न कहीं हमारे पास अभाव था और बढ़ते वैश्विक हस्तक्षेप के चलते यदि हमारे पास कोई विनियम नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होते, तो हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता उनको उनका सुनियोजन करना, उनका प्रबंधन करना। तो उसको ध्यान में रखते हुए नरसिम्हा राव कमेटी की पहली संस्तुति थी कि हम एक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करें और वो कहीं न कहीं इन सभी आदान-प्रदानों को, इन सारे एक्सचेंजेस को रेगुलेट करे। ठीक इसी तरह से सेबी का उद्देश्य था उन सारे डेटा को रिकॉर्ड करना जो इन्वेस्टर्स करते हैं कैपिटल मार्केट में, कि कौन कितने ट्रांजैक्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आज की डेट में जो हम एक सुस्पष्ट योजना के रूप में देख पाते हैं कि कितना आसान हो गया है बाजार में इन्वेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये 1992 की वह नीति थी जिसकी वजह से आज हम इसे बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से सेबी ने अपने रेट्स एंड जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे कंपनीज के उनको भी रेगुलेट किया, उनका भी निर्धारण किया। ठीक इसी तरह से जो अगली संस्तुति थी कि इंडियन करेंसी को एक्सचेंजेबल बनाना, तो इसको विनिमय के लिए तत्पर बनाने का भी जो काम था वो 1991 में उसका सूत्रपात हुआ। ठीक इसी तरह से जो ड्यूटीज थी उसको जो ड्यूटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे सरकार अलग अलग रूप से लगाती थी, उन ड्यूटीज को भी कम किया गया, जो कि 40% से 25% तक इसको लाया गया। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से सरकार आर्थिकी को मजबूत करने के लिए और निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए इन नीतियों को लेकर के आई। ठीक इसी प्रकार जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम कहते हैं, तो 35 सेक्टर्स में इस विदेशी निवेश को खोला गया और कोई भी विदेशी कंपनी इन 35 सेक्टर्स में निवेश करने में सक्षम बनी। इसके बाद लाइसेंस राज को बहुत हद तक खत्म किया गया और इसको खत्म करने के साथ ही कुछ गिने चुने सेक्टर्स को यदि छोड़ दिया जाए तो अब लगभग लाइसेंस राज खत्म है। तो बिजनेस करना आज की तारीख में बहुत आसान है, क्योंकि आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई और वे आते आते आज की तारीख में हम एक बेहतर बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसी कमेटी की संस्तुति थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हो। 1994 में NSE को स्थापित किया गया। ठीक इसी तरह से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स की जो बात हम करते हैं, इसका क्रय विक्रय जो अंशों का या शेयर्स का होता है, उसको डिजिटल करने की दिशा में जो सबसे पहले काम हुआ वह 1994 से प्रारंभ हुआ और आज की तारीख में हम देखते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन से घर बैठे बैठे शेयर्स में इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत उस समय 1991 से हुई। आगे हम बढ़ते हैं कि एक उस समय अगर हम देखें तो 1996 में इसका परिणाम था कि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभर करके आया और आज भी अगर हम देखें तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया कैपिटल रेस करने के लिए। ठीक इसी प्रकार इंटरनेशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये 40 से 50% तक अपनी भागीदारी रखता है और इंडस्ट्रीज विथ हाई प्रायोरिटी वर अलाउड 100% इक्विटी। तो हाई प्रायोरिटी एरियाज जहाँ पर भी है, जैसे उदाहरण के लिए हम आज की तारीख की बात करें, डिफेंस की बात करें जो कि हाई प्रायोरिटी एरिया है, तो सरकार वहाँ भी अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार नीतियाँ जो सन 1991 में आई वे आज तक हमें प्रभावित कर रही है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है। जैसा कि हमने उदारीकरण को संक्षेप में पिछली स्लाइड में भी समझने का प्रयास किया, तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण मूल रूप से सरकार के जो रेगुलेशंस है या उनके जो नियम, उपनियम, विनियम है उनका रिडक्शन है, उनको कम करना। जब सरकार अपने उन रेगुलेशंस को कम करती है या थोड़ी उसमें ढील देती है तो ऐसी स्थिति को
उदारीकरण की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें हम राज्य सरकार को भी ले सकते हैं और केंद्र सरकार को भी ले सकते हैं, जो भी इम्पोजिशन सरकार ने लगाए हैं उन इम्पोजिशंस पे कहीं ना कहीं वे थोड़ी ढील देती है या फिर उनको खत्म करने का प्रयास करती है। ठीक इसी तरह से व्यवसाय को एक स्वायत्तता देती है, ऑटोनॉमी देती है, जो कि जिससे कि वे अपनी इंडस्ट्री और बिजनेस को अपने निर्णय वे स्वयं ले सके और उन निर्णयों के अनुरूप वे आगे बढ़ सके। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल और इंटरफेरेंस है, उसका जो हस्तक्षेप है सरकार का, वह कम से कम हो गया। ठीक इसी तरह से पॉलिसी मेकर्स ने इसको एक फोर्स के रूप में देखा, जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को आपस में साथ में लाकर जिसने खड़ा कर दिया। और आज की तारीख में हम देखें तो व्यवसाय एक सुगम स्थिति में आकर के खड़ा है। अब मूल प्रश्न यह है कि लिबरलाइजेशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपटीशन को बढ़ावा देना। किसमें कंपटीशन? डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन। डोमेस्टिक मार्केट अर्थात घरेलू बाजार। तो घरेलू बाजार में जितनी भी कंपनीज है उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खड़ा करना, जिससे कि वे उस सुदृढ़ स्थिति में आ जाए जहां पर वे वैश्विक कंपनीज के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अपने आप को सक्षम पा सके। तो ये उसका एक पहला कदम था। ठीक इसी तरह से प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो किस तरह से लिबरलाइजेशन जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देता है और फॉरेन ट्रेड में जो रेगुलेशंस है उनमें ढील देने की बात करता है और उसको प्रोत्साहन किस तरह से मिल सकता है, इस पर प्रकाश डालता है। ये भी एक मुख्य बिंदु है कि लिबरलाइजेशन क्यों आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं किसी भी देश का विकास और उस देश के बाजार का विकास कहीं ना कहीं वहां की नीतियों पर होता है। तो इसका जो मूल उद्देश्य यह भी है कि कंट्री एक ग्लोबल मार्केट के रूप में उभर करके आए, एक वैश्विक बाजार के रूप में उभर करके आए, इसलिए भी लिबरलाइजेशन को किया जाता है। ठीक इसी तरह से रिडक्शन इन कंट्री डेट। तो जब हम बात करते हैं कंट्री के डेट की, जब हम बात करते हैं कि उस समय हमारी जो स्थिति थी वह बहुत अच्छी नहीं थी और प्रति व्यक्ति अगर हम डेट की बात करें, अगर हम कर्ज की बात करें तो बहुत अधिक कर्ज में भारतवर्ष उस समय था। यद्यपि कर्ज आज भी है लेकिन हमारी उसको रीपे करने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन उस समय रीपे करने की क्षमता हमारी उतनी अच्छी संभवतः नहीं थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से रिडक्शन इन डेट में इसने अपना योगदान दिया। ठीक इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाता है लिबरलाइजेशन में, और इसी तरह से इसमें अधिक से अधिक कंपटीशन कैसे बढ़ जाए और जिससे कि ओवरऑल एफिशिएंसी या दक्षता कंपनीज की बढ़ सके, इस पर भी लिबरलाइजेशन बात करता है। अब कौन कौन से रिफॉर्म्स है, कौन कौन से सुधार है जो लिबरलाइजेशन के रूप में हमारे सामने आए। तो सबसे पहले डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उनको डीरेगुलेट किया गया, सरकार का हस्तक्षेप उसमें कम से कम हो गया। साथ ही अगला जो हम रिफॉर्म की बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म, जैसा कि हमने देखा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आने के बाद कितने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए और लगभग सारे जो ट्रांजैक्शंस है, जो सारे आदान प्रदान हैं, उन पर अब एक नियामक सत्ता है उसका नियंत्रण है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से ये सुधार आए। ठीक इसी प्रकार हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स तब से लेकर के आज तक जीएसटी के इंट्रोडक्शन तक भी हम पाते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं उसी लिबरलाइजेशन का एक परिणाम था। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 1990 के दशक में भारत की स्थिति फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की और आज की अगर हम देखें तो जमीन आसमान का अंतर हमको देखने को मिलता है। तो यह अंतर कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हमने किए। हमारे पास जो पहले जिस रेगुलेशन पे हम काम करते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जिसको गवर्न करता था फॉरेन ट्रांजैक्शन को, उसको और ढील देते हुए सरकार ने एक नए कानून को लेकर के आए और उसको फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट या फेमा के रूप में प्रस्तुत किया। तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए, साथ ही ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हमने देखने में आए। ठीक इसी प्रकार फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी हमने बात की, और साथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हमने देखे कि किस तरह से सरकार ने समय समय पर अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को, विदेश व्यापार की नीतियों को बदला और अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे उसमें सामंजस्य स्थापित किया और अपनी नीतियों को स्थापित किया। अब लिबरलाइजेशन के क्या प्रभाव है, तो इसमें हम पहले प्रभाव की बात करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो लिबरलाइजेशन में कैपिटल फ्लो हमारे यहाँ पर बढ़ा। ठीक इसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हुआ। ठीक इसी तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वह भी बेहतर हुआ। ठीक इसी प्रकार जो पॉलिटिकल रिस्क थे वे भी कम हुए। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। पहले कुछ बड़े घराने ही निवेश किया करते थे, लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखें तो निवेशकों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी उतना ही योगदान है, घरेलू निवेशकों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का उतना ही योगदान है जितना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। और यह जो डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं देश के लिए एक अच्छा सूचक है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। हमने देखे कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सुदृढ़ हुआ। जब हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में कई बार हमने उतार चढ़ाव देखे। इसी की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ पर आगमन हुआ, जिससे कि कुछ समस्याओं का सामना हमारे घरेलू कंपनीज को करना पड़ा। ठीक इसी तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे जॉब मार्केट को प्रभावित किया। इसी प्रकार कई सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुए, जिसमें कि कई सारी कंपनीज के ऑपरेशंस लगभग बंद से हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी कंपनी में सम्मिलित होना पड़ा। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट हमने देखे। आगे हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन को दूसरे शब्दों में हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और इसका उद्देश्य मूल रूप से सरकार जो उपयोग करती है रेजिंग फंड्स को बढ़ाने के लिए, जो कि PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसमें हम उदाहरण के लिए मिनी रत्न है, महारत्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से लेकर के तमाम तरह की कंपनीज है जिसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। तो ऐसे कंपनीज को हम PSUs कहते हैं। इनका और जो PSUs लाभार्जन नहीं कर पा रही है उनसे सरकार या तो उनको पूर्ण रूप से निजी हाथों में देती है या फिर उसमें अपने शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे कम करती है। तो इस प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट भी कहा जाता है। और इससे जो अर्जन होता है, सरकार उसे अपने बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए उपयोग करती है। ठीक इसी प्रकार इससे एफिशिएंसी भी जनरेट करने के लिए सरकार कई बार उपयोग करती है, एक हथियार के रूप में उपयोग करती है, जिससे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करे। अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ मूल उद्देश्य है। उसमें पहला उद्देश्य है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, जिससे कि FDI इनफ्लो या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ सके। ठीक इसी तरह से FDI के इनफ्लो को बढ़ाना, जिससे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो सके। और इसके साथ हम बात करते हैं कि कई नई कंपनीज जो है, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, जिसमें हम उनको नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना की श्रेणी में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न करता है उन सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और उनको प्रॉफिटेबल बनाने में एक महती भूमिका निभाता है। ठीक इसी तरह से PSUs को स्वतंत्रता दी गई कि वे अपने डिसीजन खुद ले सके और अपनी कार्यक्षमता या अपनी दक्षता को सतत बढ़ा सके। अब अगर हम वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो ये दो रूप से होता है, एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में सरकार मूल रूप से अपने कंट्रोल को विड्रॉ करती है अपनी हिस्सेदारी को बेचकर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर। और डिसइन्वेस्टमेंट में मूल रूप से एक पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ PSU सोल्ड टू दी प्राइवेट प्लेयर्स, और दूसरा जो है वो अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं अपनी इक्विटी को कम करते हैं।
सरकार इसमें अपनी इक्विटी को कम करती है। तो ये दो मुख्य पहलू है। इसके साथ प्राइवेटाइजेशन के भी लाभ और हानियों को अगर हम देखें तो ये परफॉर्मेंस को बेहतर करने में सहायता करता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करता है, शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको लाभांश अधिक मिलेगा। ठीक इसी तरह से कंपटीशन को बढ़ावा देता है, इसी तरह से रेवेन्यू को बढ़ाता है, सेल को बढ़ाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कई बार प्राइवेट कंपनीज एक नेचुरल मोनोपोली बनाती है, एकाधिकार बनाती है, और उस एकाधिकारी वाली स्थिति में लगभग उनका रवैया तानाशाही सा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें कम होता है। ठीक इसी प्रकार डिविडेंड्स का लॉस होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज का होता है, और साथ में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इस तरह से हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं, कुछ इसके सकारात्मक पहलू है तो कुछ नकारात्मक पहलू है। इन्हीं सब पहलुओं की चर्चा करते हुए आज हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।